अम्बेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को टीम अम्बेडकर नामा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आप छुट्टी भी एंजॉय कर रहे होंगे, आराम फरमा रहे होंगे या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। मगर वहीं टीम अम्बेडकर नामा आज भी बिना रुके बिना थके शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही है, अपलोड कर रही है। उम्मीद है आप उसे देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। चलिए अब टेक्स्ट पर लौटते हैं। जैगा मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी थी वह था, बताऊं कैसे की चोरी। इस केस के तहत हमने जाना कि पुलिस कितनी भी तेज तर्रार क्यों ना हो, अपराधी जो है वो पुलिस से 4 हाथ आगे होते ही हैं। अपराधियों के इसी शातिरानापन की वजह से बहुत सारे केस जो है वो पुलिस डायरी में रजिस्टर होने से रह जाते हैं या रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाते हैं। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले व अंतिम एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज इस पुस्तक का ये अंतिम एपिसोड है। इसका शीर्षक है लाश कहां चली गई। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बिहार से है। लाश कहां चली गई। सन 1764 में बक्सर की जंग जीतने के बाद बिहार के तकरीबन सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सन 1857 की असफल क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम राज्यों और जिलों का पुनर्गठन किया। इसी प्रक्रिया के दौरान सन 1875 में तिरहुत के इलाके का विभाजन करके 2 नए जिले बनाए। इनमें से एक दरभंगा और दूसरा मुजफ्फरपुर था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन इलाकों में रहने वाले लोग इस इलाके का इतिहास नहीं जानते होंगे। एक बार फिर जैगा मुर्तजा जी ने मुझे हैरान किया है। मैं खुद भी मुजफ्फरपुर से मेरी ससुराल है, मतलब मैं वहां की बहू हूँ मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर शहर का इतिहास इसका जिला बनने से थोड़ा सा ही पुराना है। अंग्रेजों ने अपने एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर इस शहर को बसाया। सन 1864 में इसे नगर पालिका का दर्जा मिला। मुजफ्फरपुर शहर गंगा की एक उपनदी बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। सूती वस्त्र उद्योग, लाख की चूड़ी के अलावा जरदालू आम और शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर पूरी दुनिया में मशहूर है। बहरहाल हमारी कहानी में न कपड़े हैं, न चूड़ियां हैं, न लीची है और न आम है। इसमें तो बस एक आम सा आदमी है जिसने मुजफ्फरपुर की पूरी पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अक्टूबर 2022 की बात है। बूढ़ी गंडक में उस रोज भी पानी अपनी अलसाई रफ्तार से बह रहा था। सूरज बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था और मुजफ्फरपुर नगर थाने में पुलिसकर्मी ऊँघ रहे थे। रात भर कुटे पिटे मुलजिम अपने दर्द को आराम दे रहे थे। पहरा ड्यूटी पर लगाया गया हवलदार और थाने का मुंशी चाय पीने में मशगूल थे। कुल मिलाकर न कुछ नया हो रहा था और न अप्रत्याशित। शहर भर में जिंदगी आम दिनों की तरह ही अपने मामूल पर थी। चाय पिएगा? मुंशी ने हवालात में बंद कैदी से पूछा। कैदी क्या ही जवाब देता, सब पका गया बेचारा। रात भर पुलिस ने जिस तरह सेवा टहल की थी उसी से उसका पेट भरा हुआ था। जरा पहलू बदलता तो हड्डियां चीख कर कहती, बस कर, अब क्या बचा हुआ दम भी निकालेगा। दीवार से सटकर कमर को सुकून देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाहर को जरा झांक लिया तो मुंशी को लगा कि मेरी चाय पर नजर लगा रहा है। मुंशी ने हंसते हुए कहा, डर मत, दिन में मार खिलाने की परंपरा नहीं है हमारे थाने में। दिन में तू जो कहेगा हम वही खिलाएंगे, बस रात को तू जबान नहीं खोलेगा तो जी भरकर हम जैसा चाहेंगे वैसी ही मार खिलाएंगे। मुंशी ने कहा तो पहरे वाला दीवान हंस पड़ा। चाय वाला तब तक वापस जाने के लिए मुड़ चुका था। हवलदार ने उसे आवाज देकर वापस बुलाया, इसे चाय पिला दे। चाय वाला मुड़कर वापस आया और कप में चाय उड़ेल कर मुलजिम की तरफ बढ़ा दी। मुलजिम थोड़ा हिचकिचाया मगर हवलदार ने थोड़ा प्यार से कहा, ले ले, हम भी इंसान हैं। उसने हवालात की मोटी सरियों वाली दरवाजे से हाथ बाहर निकालकर बढ़ाया और चाय ले ली। मुलजिम अपना दर्द भुलाकर चाय पीने में मशगूल हो गया। हवलदार अपनी ब्रिटिश कालीन संगीन वाली 303 राइफल लेकर पहरे पर खड़ा हो गया। मुंशी अपना रोजनामचा ठीक करने में व्यस्त हो गया। अगले 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर गए। थानेदार ने
कुछ देर के लिए अपनी कुर्सी पर आकर आराम किया। इस बीच 2-3 फरियादी आए। उन्होंने शिकायतें सुनी, मातहत सिपाहियों को कुछ निर्देश दिए और वापस अपनी सरकारी आवास में चले गए। जाते जाते हिदायत दी कि कोई अफसर आए तो तुरंत सूचना देना और अफसर से कहना कि एक तफ्तीश के काम में लगे हैं। थानेदार के जाते ही बाकी स्टाफ भी सुस्त पड़ गया। मुंशी ने रोज नामचा उठाकर रख दिया और गेट पर पहरा ड्यूटी दे रहा हवलदार फिर से मुंशी के साथ आकर गप्पे हाँकने लगा। बादल थक हार कर हवा के साथ बह गए। पता नहीं ससुरी बारिश क्यों नहीं हो रही। पसीना पोंछते हुए मुंशी ने कहा, अभी बादलों को कोसना ही चाहता था कि एक 24-25 साल का नौजवान थाने में दाखिल हुआ। पहरे वाले हवलदार ने किसी को थाने में दाखिल होते देखा तो तुरंत कुर्सी छोड़कर गेट की तरफ भागा। किधर मुंह उठाए घुसा चला आ रहा है? हवलदार ने घुड़कते हुए पूछा। दरोगा जी से मिलना है। क्यों? गिरफ्तारी देनी है। कौन सा आंदोलन चल रहा है और साथी कहाँ है? अकेला हूं। क्यों देनी है गिरफ्तारी? मैंने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। लड़का अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही हवलदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या क्या किया तूने? शब्द हवलदार के गले में अटक गए। उसके मुंह से पूरी बात नहीं निकल पा रही थी। उसके दिमाग में तमाम बातें आने लगी। अगर ये लड़का सही बोल रहा है तो फिर पुलिस के पास क्यों आया? हत्या कर दी थी तो कहीं छिप जाता, भाग जाता, यहां मरने क्यों चला आया? कहाँ की है हत्या? रामबाग में। तो थाने क्यों आया? हवलदार ने सवाल पूछ तो लिया लेकिन फिर अपने ही सवाल पर झेप गया। जाहिर है लड़का खुद ही बोल रहा है कि गिरफ्तारी देनी है। उसने तुरंत लड़के का हाथ पकड़ा और बोला, चल। ऐसे मत पकड़ो, लड़के ने कहा। भाग नहीं रहा कहीं। भागना होता तो थाने में आता ही नहीं। हवलदार फिर झेप गया। बात तो सही है, भागना होता तो स्वयं चलकर थाने तक क्यों आता भला? हवलदार लड़के को लेकर मुंशी के पास गया। देखो ये क्या कह रहा है। हवलदार शायद पूरी बात खुद लड़के के मुंह से कहलवाना चाहता था। उसने लड़के से मुखातिब होते हुए पूरी बात बताने को कहा। हम और ऋषभ अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच एक लड़की आ गई। हम दोनों को ही वो लड़की पसंद थी। लड़के ने अपनी कथा बयान करनी शुरू की। हवलदार आंखें फाड़कर सुन रहा था जबकि मुंशी अभी भी माजरा समझ पाने में असफल था। अबे हुआ क्या है? मुंशी ने घुड़का तो हवलदार ने उसे चुप रहने को कहा। तू आगे बोल, फिर क्या हुआ? हवलदार ने लड़के से कहा। फिर क्या? उस लड़की को लेकर मेरे दोस्त के साथ कहासुनी हो गई। पहले गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई। उसने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा। हमें आज तक किसी ने नहीं मारा ऐसे। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या? वहां एक चाकू रखा था, हमने उठा लिया। हमें होश नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब की बार मुंशी ने जिज्ञासावश पूछा। अब उसे मामला कुछ समझ में आने लगा था। तो बस हमने ऋषभ के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू घोंप दिया? तू पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? मुंशी ने चीखते हुए कहा। सामने हवालात में बैठा मुलजिम भी इस चीख पर चौंक गया। उसको अभी थोड़ी सी ही नींद और झपकी आने लगी थी। हाँ, मैंने उसको एक नहीं कई बार चाकू घोंपे और तब तक घोंपे जब तक वो जमीन पर नहीं गिर पड़ा। फिर क्या हुआ? मुंशी ने पूछा। फिर क्या होता? मैं थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। कुछ गुस्सा कम हुआ तो, बल्कि यूं कहो कि पागलपन कम हुआ तो मैंने ऋषभ को हिलाकर देखा। वह मर चुका था। तूने हत्या की है? मुंशी के चेहरे पर हैरत के भाव थे। सामने हवालात में बैठा कैदी भी हैरत में था कि ये सब क्या सुन रहा था। उसकी आंखों की नींद काफुर हो गई। सामने खड़ा लड़का हत्या करके खुद थाने आया, उसके लिए यही कम हैरत वाली बात नहीं थी। मुंशी ने लड़के को सामने बेंच पर बैठ जाने को कहा और हवलदार से कहा कि तुरंत थानेदार साहब को बुला कर लाओ और हाँ, 2-3 सिपाही भेजो, जल्दी। हवलदार भागकर थानेदार के कमरे में पहुंचा। उसने हांफते हुए बताया कि एक लड़का अपने दोस्त की हत्या करके थाने में गिरफ्तारी देने आया है। थानेदार भी सुनकर चौंक गया। जल्दी जल्दी चप्पल पहनी। वर्दी पहनने की फुर्सत नहीं थी उस वक्त।
आते ही लड़के को हवालात में डालने का हुक्म सुनाया और एक पुलिस पार्टी तैयार करने का आदेश दिया। थाने में तैनात एक दरोगा को जिम्मेदारी दी गई कि आरोपी के साथ जाकर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया जाए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। थानेदार महोदय आदेश सुनाकर वापस अपने कमरे में चले गए और पुलिस पार्टी निर्देशों का पालन करने में जुट गई। लड़के को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बिठाया गया। ड्राइवर ने लड़के द्वारा बताए पते की दिशा में गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही देर में पुलिस पार्टी बताए गए घटनास्थल पर पहुंच गई। बता, कहां मारा है तूने अपने दोस्त को? दरोगा ने लड़के से पूछा तो उसने एक तरफ इशारा कर दिया। पुलिस पार्टी उसी ओर चल दी। पुलिस और साथ में हथकड़ी पहने एक लड़के को देखा तो आते जाते लोग ठिठक कर रुक गए। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जुट गई। पुलिस पार्टी बताई गई जगह पर पहुंची, मगर वहां न लाश थी, न हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और न घटनास्थल पर मारपीट दर्शाने वाला कोई सबूत। मानो किसी ने पुलिस के आने से पहले ही वहां सब कुछ साफ कर दिया हो। पुलिस हैरान थी और लड़का परेशान। आखिर लाश गई कहां? कहां मारकर डाला था तूने उस लड़के को? दरोगा ने आरोपी युवक से सवाल किया। सर, मैं तो यही छोड़ गया था। छोड़ गया था तो वो कहां भाग गया? मुझे क्या पता, मैं तो यही छोड़ गया था। तुझे पक्का यकीन है कि वो मर गया था? हाँ, मैं उसकी लाश के साथ कम से कम 3 घंटे यहीं बैठा रहा था। तो फिर चाकू और खून के निशान कहां गए? मुझे क्या पता। फिर किसे पता है? लाश और चाकू को पता होगा कहां गए। अबे, उन्हें कैसे पता होगा? मुझे क्या पता। पुलिस पार्टी हैरान परेशान थी। लड़का दावा कर रहा था कि उसने यही हत्या की है, लेकिन वहां न लाश थी, न घटनास्थल पर हत्या किए जाने का कोई साक्ष्य। आखिर थक हार कर पुलिस पार्टी मुजफ्फरपुर थाना वापस लौट आई। थानेदार को सारा मामला बताया गया। उसने लड़के से पूछताछ करनी शुरू की। लड़के ने अपनी सारी बात दोहरा दी, लेकिन एक बार की पूछताछ में उसने घटनास्थल दूसरे मोहल्ले में बताया। एक बार फिर पुलिस पार्टी तैयार हुई और नए पते की तरफ रवाना हो गई, लेकिन वहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इस बार साथ गए दरोगा ने गुस्से से उस युवक को 4-5 डंडे जड़ दिए, लेकिन डंडे जड़ने से ना लाश मिली और ना लाश का पता। थक कर पुलिस दल फिर थाने लौट आया। अब सभी परेशान थे। एक युवक खुद ही कह रहा था कि उसने हत्या की है, लेकिन जिसकी हत्या की है न उसकी लाश मिल रही है और ना ही घटनास्थल। मतलब उसने 2 बार घटना का जिक्र किया और दोनों बार अलग अलग घटनास्थल बताए। कुछ सोचकर दरोगा ने युवक से उस लड़के का नंबर मांगा जिसकी हत्या करने का वो दावा कर रहा था। नंबर से क्या होगा, वो तो मर चुका है, उस युवक ने कहा। तू नंबर बता, फोन से उसकी लोकेशन खोजेंगे, मुर्दे को कॉल नहीं लगाएंगे, दरोगा ने जवाब दिया। लड़के ने कहा कि नंबर मोबाइल में है। उसको हवालात में डालने से पहले मोबाइल मुंशी के पास दाखिल करा दिया गया था। मुंशी ने लड़के का मोबाइल मंगाया गया। दरोगा ने उसमें से खुद ऋषभ का नंबर निकाला और अपने मोबाइल से वह नंबर डायल कर दिया। घंटी गई और फोन उठा भी। अब आगे जरा ये इंटरेस्टिंग माजरा सुनिए। जी, कौन बोल रहा है? उधर से एक मर्दाना आवाज आई। मैं मुजफ्फरपुर टाउन थाने से दरोगा मिथिलेश झा बोल रहा हूं, आप कौन हैं? थाने से दरोगा? किससे बात करनी है आपको? हैरत के साथ फोन उठाने वाले ने कहा। ये ऋषभ का नंबर है। हाँ, मैं ऋषभ बोल रहा हूं। ऋषभ नाम सुना तो अब चौंकने की बारी दरोगा की थी। ऋषभ, तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? दरोगा परेशान था। जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वह उससे बात कर रहा है। मृतक के भूत ने तो फोन नहीं उठा लिया। दरोगा ने ऋषभ से तुरंत मुजफ्फरपुर टाउन थाना आने के लिए कहा। कुछ ही देर में वह युवक थाने पहुंच गया। हवलदार उसको सीधे दरोगा के पास ले गया। तुम शमशाद को जानते हो? कौन शमशाद? तुम्हारा दोस्त है, बनारस बैंक चौक के पास रहता है, किसी इस्माइल का लड़का है। अच्छा, वो? हाँ, क्या हुआ उसे? वो हवालात में बंद है। क्यों?
उसका दावा है कि उसने तुम्हारी हत्या की है। हमने 2 घंटे से इधर-उधर घुमा रहा है। आखिर में हमने तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया लेकिन तुम तो ज़िंदा हो। उसने फिर किसकी हत्या की है? वो कह रहा है कि उसने हत्या की है। पक्का झूठ बोल रहा होगा। झूठ क्यों बोलेगा? अक्सर वे नशे में ऐसी कहानियां बनाता है। क्या मतलब? अरे साहब, ये पक्का नशेड़ी है। हमें भी नशे में उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुनाता है। दरोगा को यकीन नहीं हुआ। उसने हवालात में शमशाद को बाहर निकलवाया। इस बीच शमशाद के घर वालों को भी थाने आने के लिए सूचना भिजवाई गई थी। शमशाद आया तो दरोगा ने उससे पूछा, इस लड़के को जानते हो? हाँ, ये ऋषभ है, मेरा दोस्त। तुमने इसकी हत्या की थी? किसकी हत्या? तुमने कहा था ना कि तुमने अपने दोस्त को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। किसने कहा था? तुमने। कब कहा था? अबे तुम हमें 2 घंटे से इधर-उधर किस लिए घुमा रहे थे? कौन किसे घुमा रहा था? तुम घुमा रहे थे और हमें घुमा रहे थे। सर, आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं किसी को नहीं घुमा रहा था। वैसे मैं थाने में क्या कर रहा हूं? दरोगा चकरा गया। इतनी देर में शमशाद के घर वाले भी थाने पहुंच गए। इसने आपको भी कोई कहानी सुनाई है? शमशाद के पिता इस्माइल ने आते ही सवाल किया। मतलब यही कि ये एक तो मंद बुद्धि है, दूसरे ये नशे में नई नई कहानियां बनाता है और जब नशा उतर जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। दरोगा ने सर पकड़ लिया। मन में आया कि अभी डंडा लेकर शमशाद का नशा हमेशा के लिए उतार दे। गजब का मंदबुद्धि है जो नशे में भी फिल्मी कहानियां बनाता है। तो इसके साथ ही ये पुस्तक यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये केस बहुत अच्छा लगा होगा। मैं खास तौर से संतोष इंदौरा जी, मीनू जी और चंद्रिका वर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस पुस्तक में सबसे ज्यादा भागीदारी जो है इसको सुनने की उन्होंने ही निभाई है। शुक्रिया आप सभी का। अब 2-1 दिन का वक्त लूंगी और अगली पुस्तक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और अगली पुस्तक तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली पुस्तक में, अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।